Hello friends, welcome to my channel JIV and CIV Made Simple. So today we are going to discuss our MCQs and Macmillan Unsolved question which is based on chapter unit number 15 AVM Module B that is time series. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम सीरीज पे MCQs को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो हमारे मैकमिलन के अनसॉल्व क्वेश्चन दे रखे हैं पीछे में बुक के पीछे में बुक के लास्ट में चैप्टर के लास्ट में उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस पार्टिकुलर एमसीक्यू को शुरू करने से पहले मैं एक टॉपिक बचा हुआ था जिसको मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं। मैंने लास्ट चैप्टर में आपके साथ डिस्कस किया था सेकुलर ट्रेंड, सीजनल ट्रेंड के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, साइक्लिकल ट्रेंड के बारे में डिस्कशन किया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेसन में सबसे पहले मैं आपके साथ सीजनल ट्रेंड को कैसे डील करना है, क्योंकि मैंने आपको मूविंग एवरेज मेथड समझा दिया था लेकिन इसमें कुछ पार्ट बाकी था, उससे हम लोग देखेंगे। और दूसरा चीज़ हम लोग देखेंगे कि हम लोग इरेगुलर ट्रेंड को कैसे स्टडी करते हैं। सो दीज टू थिंग वी विल स्टडी टुडे फर्स्ट एंड देन आफ्टर वी विल स्विच टू, उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज को देखेंगे और साथ ही साथ दोस्तों जो मैकमिलन बुक के जो अंत में क्वेश्चन दिए गए हैं इस पार्टिकुलर टॉपिक चैप्टर से उसे भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अंतिम तक बने रहिएगा। यदि आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए, क्योंकि वो बेसिक कंसेप्ट वहाँ पे समझाया गया है टाइम सीरीज से रिलेटेड और उसी कंसेप्ट को यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, जो कि है सीजनल वेरिएशन। दोस्तों सीजनल वेरिएशन को मेज़र करने के लिए हम लोग आपको पता है हम लोग मूविंग एवरेज मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग मूविंग एवरेज मेथड को यूज़ करते हैं दोस्तों सीजनल वेरिएशन को मेज़र करने के लिए। तो फ्रेंड्स आइए ज़रा देखते हैं कि सीजनल वेरिएशन, तो दोस्तों इस सीजनल वेरिएशन में कैसे मूविंग एवरेज को यूज किया जाता है ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब दोस्तों एक टर्म आता है जिसे हम लोग कहते हैं डी सीजनलाइजेशन। ये टर्म को आप समझने का प्रयास कीजिए, डी सीजनलाइजेशन। देखिए नाम ही है इसका डी सीजनलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये चाहते हैं कि जो सीजनल पैटर्न का जो इफेक्ट है उसे रिमूव करें। ठीक है, तो इस कारण से क्या होगा, इसके हेल्प से क्या मिलेगा हमें, क्या इसे हमें साइक्लिकल वेरिएशन को कैलकुलेट करने का फ़ायदा मिलेगा। तो जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग इल्यूमिनेट कर रहे होते हैं, वी आर इल्यूमिनेटिंग व्हाट वी आर इल्यूमिनेटिंग, वी आर इल्यूमिनेटिंग सीजनल वेरिएशन फ्रॉम टाइम सीरीज। मतलब टाइम सीरीज से हम लोग सीजनल वेरिएशन को यदि एलिमिनेट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डी सीजनलाइजेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि डी सीजनलाइजेशन क्या होता है। दोस्तों रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था। ठीक है, अब आइए एक एग्जांपल से हम लोग इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होता है, कैसे हम लोग डिसेंट्रलाइज करते हैं, आइए जरा देखते हैं। तो दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपके सामने एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ और फिर उसको हम लोग स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। उसका हम लोग स्टेप वाइज डिसेंट्रलाइजेशन देखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर पर क्वार्टर। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड पर क्वार्टर। ठीक है, और ये डाटा में दिया गया ईयर है, यहाँ पे पहला कॉलम में ईयर है, दूसरा कॉलम में ईयर 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ईयर दे रखा है 2012, 13, 14, 15 और 16, ये 5 साल दे रखा है हमें। और डाटा में देखिए दिया हुआ है कि पर क्वार्टर में, जैसे ये पहला क्वार्टर है, दूसरा क्वार्टर है, तीसरा क्वार्टर है, चौथा क्वार्टर है। तो पहले क्वार्टर 2012 ईस्वी में हमें 1861 रूम की रिक्वायरमेंट थी, फिर 1921, तो ये है हमारा डिफरेंट ईयर्स का फर्स्ट क्वार्टर में। फिर सेकंड क्वार्टर में देखिए ये सेकेंड क्वार्टर की डाटा है। थर्ड क्वार्टर की डाटा देखते हैं दोस्तों। ये थर्ड क्वार्टर की डाटा है और लास्ट क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर की डाटा हमें दी गई है।
चलिए, ये देखिए हमें डाटा दी गई है कि पर क्वार्टर कितनी रूम्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप क्या कीजिए, इस पार्टिकुलर टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या यदि आपके पास मैकमिलन बुक है तो आप इस पार्टिकुलर टेबल को देख सकते हैं पेज नंबर 183 में। ठीक है, तो आप उसे भी खोल कर रखिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर रहे, कैसे इसको हमको अप्रोच करना है क्लियर रहे। आपको ये डाटा दी गई रहेगी क्वेश्चन में। अब आइए हम लोग स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है डिसीजनलाइज करना। ठीक है, मतलब कि जो सीजनल इफेक्ट है उसे रिमूव करना। अब कैसे रिमूव करते हैं आइए जरा देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, हमें सीजनल इंडेक्स निकालना है। इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। द फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट सीजनल इंडेक्स। अब सीजनल इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करें आइए जरा देखते हैं। उसके लिए हमें टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों कैसे टेबल को ड्रॉ करना है और क्या क्या स्टेप्स हैं आइए जरा उसे हम लोग कंप्लीट करते हैं दोस्तों। उसे हम लोग स्टेप वाइज देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग सीजनल इंडेक्स को कैलकुलेट करें। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं आपके सामने एक टेबल बना रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है? पहला कॉलम है ईयर। फर्स्ट कॉलम किसका है दोस्तों? फर्स्ट कॉलम है हमारा ईयर का। ठीक है, सेकेंड कॉलम हम लोग बनाते हैं क्वार्टर का। ठीक है, क्वार्टर का। ठीक है, थर्ड कॉलम दोस्तों, थर्ड कॉलम हम लोग बनाते हैं जो जो वैल्यू ऑक्यूपेंसी का, क्योंकि क्वार्टर में कितनी ऑक्यूपेंसीज हैं, पर क्वार्टर में कितनी ऑक्यूपेंसीज है उसका। तो दोस्तों देखिए, दो पहला ईयर लिखते हैं हम लोग 2012। तो 2012 में आप आ जाइए पहले क्वार्टर में। दो पहले क्वार्टर में ऑक्यूपेंसी कितनी है? ठीक है, तो है 1861। ठीक है, दूसरे क्वार्टर में एक ऑक्यूपेंसी कितनी है? तो वो है 2203। तीसरे क्वार्टर में ऑक्यूपेंसी कितनी है? तो वो है 2415। और चौथे क्वार्टर में ऑक्यूपेंसी कितनी है? तो वह है 1908। ठीक है, तो हम लोगों ने चारों क्वार्टर में ऑक्यूपेंसीज को लिख लिया अपने अपने फर्स्ट ईयर के लिए। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि वो अलग अलग ईयर को शो करेगा। उसके अंदर हम लिखते हैं 2013। तो 2013 में भी चार क्वार्टर है, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर। डाटा को यहाँ नोट कर लीजिए। पहला 2013 का बात करें तो पहले क्वार्टर में 1921, दूसरे क्वार्टर में 2343, तीसरे क्वार्टर में 2514 और चौथे क्वार्टर में है दोस्तों 1966। ठीक है, ये 2013 का डाटा हो गया दोस्तों। उसके बाद हम लोग 2014 के डाटा पे आते हैं। 2014 में भी आपके पास टोटल चार क्वार्टर हैं, 1 2 3 4 और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास वो 4 साल है, 5 साल है दोस्तों। ठीक है, 12 13 14 15 16। तो 14 के डाटा में क्या क्या दी गई थी? 1834। ठीक है, उसके बाद दी गई थी 2154। उसके बाद दी गई थी 2098 और लास्ट में थी हमारी 1799। तो 2014 की डाटा हो गई दोस्तों। 2015 के डाटा को देखते हैं। तो पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर। ठीक है, तो 15 के डाटा में है 1837। फिर है दोस्तों आपका 2025। फिर है आपका 2304 और चौथा क्वार्टर में है आपका 1965। 2015 की डाटा हो गई। 2016 में आ जाते हैं। तो 2016 में भी हमारे पास चार क्वार्टर्स हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो दोस्तों यदि चार क्वार्टर की बात करें तो डाटा क्या क्या है? पहला है 2073। उसके बाद है दोस्तों 2414। उसके बाद है 2339 और लास्ट है दोस्तों 1967। तो ये हमारे पास ऑक्यूपेंसीज आ गई। अब सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है? सबसे पहला स्टेप आपको इसका देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टर की बात की जा रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज निकालेंगे। अब दोस्तों कैसे निकालेंगे? आपको देखिए मूविंग टोटल पहले निकालना पड़ेगा। आपको याद है ना, जब लोग मूविंग एवरेज निकालते हैं तो मूविंग टोटल पहले निकालते हैं। ठीक है, और कैसे मूविंग टोटल निकालेंगे? तो आप क्या कीजिए कि पहला ईयर जो है, पहला ईयर कौन सा है हमारा? 2012 है ना पहला ईयर। ठीक है, 2012 जो पहला ईयर है उसके सेकेंड क्वार्टर से स्टार्ट कीजिए। उसके सेकेंड क्वार्टर से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और फिर आप 4 यूनिट लीजिए, 1 2 3 4, यानी 2013 जो सेकेंड ईयर है उसके फर्स्ट क्वार्टर को लीजिए। ठीक है, इन चारों को लीजिए। अब देखिए, जो पहला वैल्यू है और जो पांचवा वैल्यू है उसको ड्रॉप करना है। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं हम लोग स्लाइडिंग। क्या कहते हैं इसे हम लोग? स्लाइडिंग। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो पहला साल है उसका जो सेकेंड क्वार्टर है उसे लीजिए, और जो दूसरा साल है उसका पहला क्वार्टर है उसे लीजिए, और उनके बीच में जितने भी डाटा है सभी को लीजिए। ठीक है, और उसका आप क्या कीजिए? ऐड कीजिए।
ठीक है, और जो ऐड करने के बाद आएगा उसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो दोस्तों वो तो बात की बात है, पहले ऐड करके देखते हैं हम लोग। तो ऐड करके देखेंगे दोस्तों, तो जरा कीजिए तो आप 2203, 2415, 1908 और 1921, इन चारों को आप जोड़िए। तो दोस्तों इन चारों को यदि आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 8367। तो ये इसको हम लोग लिख देंगे थर्ड क्वार्टर के सामने, क्या लिखेंगे 8367। फिर उसी के बाद अगला स्लाइडिंग होगा 2415, 1908, 1921 और 2343। इन तीन चारों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 8447। इसके बाद ऊपर से देखिए सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है, चार एलिमेंट्स को लेना है। ठीक है, तो जैसे 3 के सामने ये चारों को लिया हम लोगों ने, इसके सामने ये चारों को लिया, इसके सामने हम लोग 1908 लेंगे, 1921 लेंगे, 2343 लेंगे और 2514 लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपको आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स आप इन तीन चारों एलिमेंट्स को लीजिए, 2415, 1908। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 3 1 4 4 5 9 9 8 17। ठीक है, एक 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 ऐसे हो गया, 6 1 7 7 1 8 8। ठीक है, 6 1 7। ठीक है, तो चार चार का यदि हम लोग एडिशन करेंगे तो आपके पास एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार आएंगे, 8447, 8587, 8686, 8764। ठीक है, उसके बाद 8677। ऊपर का एक लीजिए, नीचे का दो लीजिए, ऐसे करके हम हमें लेना है। ठीक है, सभी सभी डाटा इसको। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हम लोगों ने 8367 निकाला, उसमें हम लोगों ने क्या क्या लिया है आप देखिए, 1861 लिया, 2203 लिया, 2415 लिया और 1908 लिया। तो आप इन चारों को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 8367। 8447 निकालने के लिए आप 2203 लीजिए, 2415 लीजिए, 1908 लीजिए और 1921 लीजिए, आपको मिल जाएगा ये। इसको निकालने के लिए बाद आप क्या लीजिएगा बताइए, ऊपर 2 लेना है और नीचे 1 लेना है। ठीक है, इसको निकालने के लिए ऊपर 2 नीचे 1। अब इसके सामने वाले निकालने के लिए इन दोनों को लीजिए और नीचे वाले एक को लीजिए और चारों को जोड़िए। ठीक है, तो आप जोड़िएगा तो आपको मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। ठीक है, इसको आप करके देखिए तो आपको मिल जाएगा 8488। फिर उसके बाद मिलेगा आपको 8072। फिर मिलेगा 7885। ये 785 कैसे आया, तो आपको क्या करना है, ऊपर का 2 लेना है और नीचे का 1 लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट मिलेगा 7888। ठीक है, यदि आप निकालना चाहें नेक्स्ट क्वार्टर की, यानी कि 2015 क्वार्टर की, 2015 क्वार्टर का वैल्यू क्या क्या 2015 क्वार्टर में आपको पहला मिलेगा ये फर्स्ट में मिलेगा 7759। फिर आपको मिलेगा दोस्तों 7965। देन यू विल गेट 8131 एंड देन यू विल गेट 8367। 2016 क्वार्टर में आपको जो एलिमेंट्स मिलेगा वो मिलेगा 8756। ठीक है, 8791 और 8793। इसका मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसके नीचे कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है कि जो जो वैल्यू आया है उसको 4 से भागा दे देना है। इसको 4 से यदि आप डिवाइड करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा ये सब डाटा 2096। ठीक है, उसके बाद ये हमारा स्टेप नंबर 1 था, ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। ठीक है, स्टेप 2 में क्या कर रहे हैं हम लोग, 4 से सबको डिवाइड कर रहे हैं। इसको 4 से डिवाइड कीजिए। सभी को हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं। अब करके देखिए यही सब वैल्यू आ रहा होगा आपको। इसको खुद से करना काफ़ी आवश्यक है, तभी आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। नहीं तो देखने से केवल याद नहीं हो पाएगा, देखने से आप जब एग्जामिनेशन में बनाने जाइएगा प्रॉब्लम को तो आप भूल जाइएगा स्टेप को। इसलिए करना जरूरी है, इसे खुद से ट्राई कीजिए।
तो ये रहा हमारा स्टेप नंबर 2। हम लोगों ने क्या किया कि स्टेप नंबर 1 में जो भी एलिमेंट्स आए थे उसके हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया, ठीक है। अब दोस्तों स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 क्या है, ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास जो है 4 क्वार्टर्स हैं, तो यहाँ पे सेंटरिंग करना आवश्यक हो जाता है। याद कीजिए, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में मूविंग एवरेज मेथड आपको मैंने बताया था, तो क्या बताया था कि हमारे पास यदि ऑड एलिमेंट्स रहे तब तो जरूरी नहीं है सेंटरिंग, लेकिन यदि एवन एलिमेंट्स रहते हैं तो हमें सेंटरिंग की आवश्यकता हो जाती है। तो सेंटरिंग कैसे करते हैं? सेंटरिंग करने के लिए क्या कहते हैं कि जो स्टेप 2 में जो वैल्यूज आए हैं, ठीक है, उसका अगेन एवरेज लेते हैं। देखिए कैसे, तो ये दो एलिमेंट्स लेंगे हम लोग, इसका एवरेज निकालेंगे, तो इन दोनों को जोड़ के बाई 2 कर लीजिए, प्लस डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो दोस्तों यदि ऐसा काम हम लोग करते हैं तो स्टेप नंबर 3 में हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो एक अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा, जैसे 2096 है और 2, तो आपके पास 2111 है, इन दोनों को आप जोड़ेंगे और बाई 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 2104.25। इसी तरह इन दोनों को जोड़िए, इसको जोड़िए और इसको जोड़िए, बाई 2 कीजिए तो आपको मिल जाएगा 2129.25। मैं यहाँ पे एलिमेंट सब लिख रहा हूँ, आप अगर खुद से ट्राई करके देखेंगे। तो दोस्तों ये है हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम लोगों ने क्या किया कि हमारे पास जो भी एलिमेंट्स आए थे स्टेप नंबर 2 में, उसका हम लोगों ने एवरेज निकाला। इस प्रोसेस को हम लोग सेंटरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? हम लोग सेंटरिंग कहते हैं। तो सेंटरिंग का मतलब समझ में आ गया? सेंटरिंग कब करते हैं? जब एलिमेंट्स हमारे पास एवन नंबर के हो, तो जैसे यहाँ की 4 एलिमेंट्स थे, तो हम लोगों ने 3 स्टेप कर ली। अब चौथा स्टेप में क्या करना है दोस्तों, हमें एसआई निकालना है। एसआई क्या है? हमारा सीजनल इंडेक्स है। एसआई क्या है दोस्तों? सीजनल इंडेक्स है। अब दोस्तों सीजनल इंडेक्स कैसे निकालें? तो सीजनल इंडेक्स में क्या करना है दोस्तों कि आपको एक्चुअल वैल्यू को नंबरेटर में लेना है और जो हमारा मूविंग एवरेज वैल्यू आया है उसे डिनोमिनेटर में लेना है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू को नंबरेटर में और मूविंग एवरेज वैल्यू को डिनोमिनेटर में, ठीक है। और दोस्तों उसको परसेंटेज निकाल लेना है उसका, यानी परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि हम 2012 का निकालना चाहें, तो 2012 का बताइए थर्ड क्वार्टर का निकालना चाहिए, क्योंकि पहला 2 क्वार्टर में तो कुछ एलिमेंट्स है ही नहीं। तो थर्ड क्वार्टर में बताइए एक्चुअल एलिमेंट्स कितना है हमारा। थर्ड क्वार्टर का एक्चुअल एलिमेंट्स देखिए तो है 2415, ठीक है। तो 2415 को आप लिख दीजिएगा नोमिनेटर में, और मूविंग एवरेज वैल्यू कितना निकला है? 2104, ठीक है। तो 2104 को लिख दीजिएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। और 0.25 भी है और गुने 100 कर दीजिए, ठीक है। तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वही है हमारा स्टेप नंबर 4 का पहला एलिमेंट्स। तो आपको कितना मिलेगा पता है? आपको मिल जाएगा 114.8, ठीक है, 114.8। तो दोस्तों उसको कहाँ लिखेंगे हम लोग? उसको हम लोग लिखेंगे इसके सामने। तो सभी के साथ करना है आपको, ये स्टेप को परफॉर्म करना है सभी के साथ, और हमें क्या मिलेगा? एसआई मिलेगा। इससे क्या मिलता है? हम लोग सीजनल इंडेक्स मिलता है। तो सीजनल इंडेक्स का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, एक्चुअल वैल्यू अपॉन एवरेज अप इंटू 100, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखना है। तो आप सबके लिए निकालिए, तो इसके मिल जाएगा 89.8, जिसके लिए मिल जाएगा 89.0। ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा सीजनल इंडेक्स का सबसे लास्ट वाला कॉलम है, सीजनल इंडेक्स का। तो फ्रेंड्स आपने स्टेप समझा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टेप को। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको 4 ईयर, चूंकि क्वार्टर का बात हो रहा है तो इसीलिए हम लोग 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? चारों को जोड़ेंगे और फिर ये हमारा पहले मूविंग टोटल निकलेगा। एवरेज निकालने के लिए सबको 4 से डिवाइड करेंगे, और चूंकि यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो यहाँ सेंटरिंग करेंगे। सेंटरिंग करने के बाद हम लोग एसआई निकालेंगे। सेंटरिंग करना आवश्यक कहाँ नहीं होता है? जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं,
ठीक है। और SI कैसे निकालेंगे आपको पता है। अब दोस्तों एक नया टेबल बनाएंगे, जो हमारा स्टेप नंबर 4 है, ये स्टेप नंबर 4 है ना आपके पास। देखिए दोस्तों, ये आपके पास स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 4 से हम एक नया टेबल बनाएंगे, जहाँ से हम लोग जो हमारा सीजनल इंडेक्स हम लोगों ने निकाला है ना, उसका मॉडिफाइड मीन निकालेंगे। अब कैसे निकालते हैं, मैं आपको एक नया टेबल बना के दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, हम सीजनल इंडेक्स को कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। एक नया जो टेबल हम लोग बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों इस पार्टिकुलर कॉलम को हम रहने देते हैं, क्योंकि इस कॉलम का यूज है यहाँ पे। ठीक है, देखिए इस टेबल में क्या करना है आपको। इस टेबल में आपको पहले यहाँ लिखना है ईयर, फिर लिखना है आपको Q1, Q2, Q3, Q4। हमारे पास पहला ईयर है 2012, फिर है 2013, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों 2014, 2015 और 2016। तो Q1 में ये दोनों तो खाली था ना, तो Q1 में कोई सिलेंडर से नहीं है, यहाँ पे आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। Q2 में कुछ है नहीं है। Q3 में है 114.8, Q4 में 89। ये देखिए यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, देखिए दिख रहा है आपको। 2013 में आ जाइए तो है 89.0, फिर है 107.4, फिर है 115.3, फिर 92.6। फिर आप यहाँ आ जाइए, ठीक है। 88.6, 108.0, 118.4, फिर 92.0। फिर यहाँ पे देखिए 93.5, 100.8, 111.7, 91.8। और लास्ट में दोस्तों देखिए, पहला दो क्वार्टर में है कितना 94.5, और इसमें है 105.8, और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये डाटा को आपको एक नया टेबल बना के इस तरह लिख लेना है। क्यों ऐसा लिखा हम लोगों ने, कि अभी जो हम लोगों ने सीजनल इंडेक्स निकाला है ना, अभी जो हम लोगों ने सीजनल इंडेक्स निकाला है दोस्तों, उसका अब हम लोग मूविंग एवरेज निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, सो नाउ वी विल कैलकुलेट द मूविंग एवरेज ऑफ द सीजनल इंडेक्स। ठीक है, सॉरी, मॉडिफाइड मीन निकालने का प्रयास कर रहे हैं। क्या निकालने का प्रयास कर रहे हैं, मॉडिफाइड मीन। तो मॉडिफाइड मीन कैसे निकालते हैं, तो हर एक क्वार्टर के लिए जो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू है उसे डिस्कार्ड करके। तो आप जरा Q1 का बात करें, तो Q1 में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है बताइए। ठीक है, देखिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखा जाए तो Q1 में है 94.5, सबसे लोएस्ट वैल्यू देखा जाए तो है 88.6। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को डिस्कार्ड कर देंगे। यू विल डिस्कार्ड ऑल बोथ ऑफ दिस। तो आप क्या कीजिए, इन दोनों को डिस्कार्ड कर लीजिए और मीन निकाल लीजिए। तो 89.0 प्लस 88.6। ठीक है, तो दोस्तों इसका मीन आपको निकालना है। तो इसका मीन आपको मिल जाएगा कितना, नहीं, बाय डिस्कार्डिंग द। ठीक है, मॉडिफाइड मीन कैसे निकालेंगे हम लोग दोस्तों, मॉडिफाइड मीन निकालने के लिए हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू को डिसरिगार्ड करेंगे। ठीक है, तो हाईएस्ट और लोएस्ट आप क्या करेंगे, क्यों ऐसा करते हैं, ताकि जो एक्सट्रीम साइक्लिकल और इरेगुलर कंपोनेंट है उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं तो उसको हम लोग फिर क्या करेंगे, एवरेज करेंगे। ठीक है, तो ये जो मॉडिफाइड मीन है वो सीजनैलिटी कंपोनेंट का एक इंडेक्स होता है दोस्तों। तो मॉडिफाइड मीन आप सभी क्वार्टर का आप लोग निकाल सकते हैं, Q1 का, Q2 का। तो Q1 का यदि देखा जाए तो यहाँ पे 88.6 है, 93.5 है, ठीक है। तो दोस्तों आपके पास देखिए एक तो है 89.0, ठीक है, और एक है हमारा 93.5। तो इसको जोड़ के बाई 2 कर लीजिए, तो आपको कितना मिलेगा, देखिए 9312, 897, 7118 बाई 2। तो दोस्तों इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 91.25। तो ये पहला का जो पहला क्वार्टर मीन था हमारे पास, उसका जो हम लोगों ने मॉडिफाइड मीन निकाला वो कितना मिला हमें, वो मिला हमें 91.25, 91, सॉरी, दोस्तों ये हमें मिला 91.25। अब जरा सेकेंड क्वार्टर पे आ जाइए, तो एक्सट्रीम वैल्यू को जरा देखिए, सबसे लोएस्ट वैल्यू ये है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू ये है। इन दोनों को जोड़ के बाई 2 कर लीजिए। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के बाई 2 करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 107.70। फिर Q3 में आ जाइए, तो इसके लिए एक्सट्रीम वैल्यू कौन कौन सा है बताइए। एक ये एक्सट्रीम वैल्यू है और आपके पास एक ये एक्सट्रीम वैल्यू है, बाकी ये दोनों हैं। तो इसका आप लोग मीन निकाल लीजिए, तो ये मिलेगा आपको कितना, 113.25। Q4 में देखिए, Q4 में ये एक एक्सट्रीम है, सॉरी, ये एक एक्सट्रीम है और ये एक एक्सट्रीम है, बाकी इन दोनों का आप निकालिए, तो ये कितना मिल जाएगा, 91.90।
तो दोस्तों हम लोगों ने हर एक क्वार्टर का क्या निकाल लिया, मॉडिफाइड मीन निकाल लिया। ठीक है, अब यदि इन सभी को टोटल निकाल लें, यदि इनका टोटल निकालें, मतलब सभी को जोड़ दें, इनको 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 इनको, ठीक है, तो दोस्तों कितना मिलेगा पता है आपको? तो आपको मिल जाएगा 404.10। यहाँ तक क्लियर है? तो ये था हमारा पांचवा स्टेप। पांचवा स्टेप में क्या निकाला हम लोगों ने? मॉडिफाइड मीन निकाला। चलिए छठा स्टेप में क्या करना है कि मॉडिफाइड मीन को एडजस्ट करना है 100 बेस से। कैसे करते हैं वो जरा देखिए। मॉडिफाइड मीन का सम कितना निकला? 404.1। ठीक है, तो देखिए हम ये मान के चलते हैं कि जो 4 क्वार्टरली इंडिसेस है ना, उसका टोटल हम लोग मान के चलते हैं वो 400 होगा। कितना मान के चलते हैं? 400। 100 सॉरी, ठीक है। लेकिन हम लोग, हमारे सामने एक एरर है, हम लोग क्या यूज़ करेंगे? एडजस्टिंग कांस्टेंट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? एडजस्टिंग कांस्टेंट। समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, एडजस्टिंग कांस्टेंट। तो वो एडजस्टिंग कांस्टेंट कितना है? तो दोस्तों एरर बेसिकली कैसे निकालते हैं? तो होना चाहिए था 400, है 404.10। तो ये जो फ्रैक्शन है ये हमें मिलेगा 0.9899, इसे हम लोग कहते हैं एडजस्टिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो एडजस्टिंग कांस्टेंट से क्या करेंगे हम लोग? जो भी हमारे पास वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि जो एरर है उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसको 91.25 को 0.9899 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 90.3, यानी सबका वैल्यू कम हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 0.9899 से तो आपको मिल जाएगा 106.6। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 0.899 से तो आपको मिल जाएगा कितना? 112.1। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 0.9899 से तो आपको मिल जाएगा 91.0। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया एडजस्टिंग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर है आपको? तो मैं आपको इस शॉर्ट में स्टेप बता देता हूँ, क्या क्या स्टेप था, याद है आपको? तो पहला स्टेप देखिए, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को सीजनल इंडेक्स निकालना था। सीजनल इंडेक्स निकाल के हम लोगों ने उसे एडजस्ट किया वैल्यू को। तो सीजनल इंडेक्स कैसे निकालते हैं, या स्टेप को याद कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? मूविंग एवरेज निकालेंगे। ठीक है, मूविंग एवरेज निकालेंगे। मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं? तो पहले एक चीज़ में टोटल निकालते हैं, टोटल को फिर 4 से डिवाइड करते हैं। मूविंग एवरेज निकालने के बाद देखेंगे कि सेंटरिंग होगा या नहीं होगा। सेंटरिंग किस केस में होता है? जहाँ हमारे पास एवन एलिमेंट्स हो। सेंटरिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इस सीजनल इंडेक्स निकालेंगे। इसका फॉर्मूला है एक्चुअल अपॉन मूविंग एवरेज इंटू 100। सीजनल इंडेक्स निकालने के बाद दोस्तों हम एक नया टेबल बनाएंगे, और उस टेबल के हेल्प से क्या करेंगे? उस टेबल के हेल्प से दोस्तों हम लोग प्रत्येक क्वार्टर का जो हाईएस्ट एलिमेंट है और जो लोएस्ट एलिमेंट है उसे हम लोग एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वार्टर का जो हाईएस्ट और लोएस्ट एलिमेंट है उसको एलिमिनेट करेंगे, बाकी का मीन निकालेंगे। तो उसे हम लोग कहते हैं मॉडिफाइड मीन। क्या कहते हैं उसे? हम लोग मॉडिफाइड मीन को कैलकुलेट करेंगे। मॉडिफाइड मीन निकालने के बाद दोस्तों हम लोग एडजस्टिंग कांस्टेंट निकालेंगे। ठीक है, एडजस्टिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? तो हमें पता है एडजस्टिंग कांस्टेंट निकालने के लिए टोटल जो हमारे पास 400 है और जो मॉडिफाइड मीन है उसके सम को नीचे लिखेंगे और एक्चुअल को ऊपर लिखेंगे, और एडजस्टिंग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी एसआई को। जो एसआई निकाले हैं ना उसको एडजस्टिंग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा एरर को करेक्ट कर लेंगे इससे हमको। अब दोस्तों ये जो सीजनल इंडेक्स हमने निकाला उसका क्या फ़ायदा है ये जरा देखते हैं। आपको समझ में आ गया कि सीजनल इंडेक्स कैसे निकालते हैं? तो क्वेश्चन में पूछेगा कि सीजनल इंडेक्स निकालो, तो आपको ये सब स्टेप को परफॉर्म करना है। अब मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा, इसलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा कि सीजनल इंडेक्स को कैसे निकालना है। आइए आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो सीजनल इंडेक्स का यूज क्या है, कहाँ पे इसका यूज़ करेंगे सीजनल इंडेक्स का। दोस्तों सीजनल इंडेक्स को यूज़ करते हैं सीजनल वेरिएशन को निकालने में। हम लोग सीजनल वेरिएशन को रिमूव करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग साइक्लिकल और इरेगुलर वेरिएशन को मिल पाए। और दोस्तों हम लोग टाइम से इसको डिसीजनलाइज करते हैं। कैसे? देखिए, अब क्या करेंगे? जो एक्चुअल वैल्यू आया है, जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू को क्या करेंगे दोस्तों? जो भी हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, उसको सीजनल इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? उसको हम लोग सीजनल इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और तो ये चीज़ ज़रा करके देखते हैं। ज़रा उस टेबल पे आ जाइए अब दोबारा। अब मान लीजिए 2012 के डाटा को देखिए। 2012 के डाटा में क्वार्टर वन में दोस्तों, क्वार्टर वन में एक्चुअल वैल्यू कितना था? तो देखिए 1861 आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? 1861 आपको मिलेगा।
अब दोस्तों इसे हम लोग डिसीजनलाइज करना है, तो डिसीजनलाइज क्या कैसे करेंगे? तो डिसीजनलाइज करने के लिए एक्चुअल वैल्यू तो ऊपर लिख दीजिए और जो सीजनल इंडेक्स है उसको नीचे लिख दीजिए। तो सीजनल इंडेक्स कितना था आया था क्वार्टर वन में? 90.3 आया था, याद है? 90.3 आया था, अभी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसे जब भी सीजनल इंडेक्स आप एक्सप्रेस करेंगे ना, तो उसे हम लोग 100 के फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते हैं। तो 90.3 को क्या करेंगे, 100 से भागा दे देंगे, क्योंकि 100 के फ्रैक्शन में इसे एक्सप्रेस करना है। तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा 2061। ये क्या मिला हमें? डिसीजनलाइज। इसे क्या कहते हैं हम लोग? डिसीजनलाइज वैल्यू, डिसीजनलाइज वैल्यू। इसे क्या कहते हैं हम लोग? डिसीजनलाइज वैल्यू कहते हैं। दोस्तों यदि बात करें हम लोग क्वार्टर टू की, तो क्वार्टर टू में दोस्तों एक्चुअल वैल्यू कितना था? क्वार्टर टू में एक्चुअल वैल्यू था आपको 2203, ठीक है। और दोस्तों इसका यदि आप एक्चुअल ये सीजनल इंडेक्स ये वाला कंसेप्ट से डिवाइड कीजिए, तो एक्चुअल वैल्यू कितना था क्वार्टर टू में? तो क्वार्टर टू में आप देखिए, मैं 2012 ईस्वी कर रहा हूँ, 2012 ईस्वी आइए, तो एक्चुअल वैल्यू था 2203, और जो हमारा सीजनल इंडेक्स आया था क्वार्टर टू का, वो था हमारा कितना? 106.6। इसको आप लोग 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा 2067। क्वार्टर थ्री का निकाल लीजिए, ये आपको मिल जाएगा। क्वार्टर थ्री कैसे निकालिएगा? 2415 डिवाइडेड बाई 112.1/100, तो ये आपको मिल जाएगा 2154। सिमिलरली क्वार्टर फोर का आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप क्वार्टर निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो डिसीजनलाइज वैल्यू है वो ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? रिफ्लेक्ट्स ओनली द ट्रेंड, साइक्लिकल, इरेगुलर कंपाउंड टाइम सीरीज, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रेंड लाइन को कैलकुलेट कर सकते हैं और इसे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए कि जो हमारे रिजॉर्ट के मैनेजर थे, उन्होंने डिसेंट्रलाइज ट्रेंड लाइन को एस्टिमेट किया, ठीक है। दैट द डिसेंट्रलाइज एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ द फोर्थ क्वार्टर ऑफ द ईयर विल बी 2121, ठीक है। तो करेक्ट, अब देखिए मान लीजिए कि उसने डिसेंट्रलाइज एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ फोर्थ क्वार्टर के लिए निकाला अगले साल के लिए 2121। तो करेक्ट पिक्चर को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सीजनैलिटी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो डिसेंट्रलाइज प्रेडिक्टेड एस्टिमेट है, ठीक है, फोर्थ क्वार्टर से, तो क्या करना पड़ेगा उसे? हम लोग जो हमारा सीजनल इंडेक्स है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया कि डिसेंट्रलाइजेशन हम लोग कैसे करते हैं, ये सब ये स्टेप्स हैं हमारे पास। अब दोस्तों हम लोग लास्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं, जो कि है अपना इरेगुलर वेरिएशन। क्या है? इरेगुलर वेरिएशन। तो लेट अस टॉक अबाउट द, आपको समझ में आ गया सीजनल इंडेक्स को कैसे डील करना है। अब हम लोग डील करेंगे दोस्तों किससे? इरेगुलर वेरिएशन से। दोस्तों इरेगुलर वेरिएशन जो हमारा है फाइनल कंपोनेंट है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया? ट्रेंड को, साइक्लिकल कंपोनेंट को और हम लोगों ने सीजनल वेरिएशन को एलिमिनेट कर लिया, ठीक है। लेकिन हमारे पास कुछ अभी भी अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर बचे हुए रहेंगे, तो जो इरेगुलर वेरिएशन है वो उसी को एलिमिनेट करता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए जरा करके देखते हैं हम लोग इरेगुलर वेरिएशन को कैसे हम लोग एलिमिनेट करेंगे, आइए जरा देखते हैं। तो फ्रेंड्स एक एग्जांपल लेते हैं इरेगुलर वेरिएशन का, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपके बुक में ही दे रखा है टेबल। आप बुक का पेज नंबर निकाल लीजिए 186, ठीक है। तो आप बुक का पेज नंबर निकाल लीजिए 186, और पहला ही टेबल है, उसको मैं आपको समझाता हूँ क्या टेबल में कर रहा है, फिर हम लोग एक इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बुक में दे रखा है सेल्स पर क्वार्टर, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ईयर है, ये क्वार्टर वन है, ये क्वार्टर टू है, ये क्वार्टर थ्री है, ये क्वार्टर फोर है। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला साल है 1 2 3 4। क्वार्टर वन में दे रखा है 16 15 17 और 5 भी है दोस्तों। चलिए, तो ये सब डाटा आपको दी गई है। सेल्स पर क्वार्टर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये सभी वैल्यूज़ आपको दी गई हैं यहाँ पे दोस्तों। 16 15 आपको हर एक क्वार्टर का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है? तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि डिसेजनलाइज करना है इसे, ठीक है। तो ये क्या है? सेल्स पर क्वार्टर है किसी भी ड्रेस का, कि यानी कि पहले साल में एक क्वार्टर में 16 ड्रेस बेचा गया, फिर दूसरे क्वार्टर में 21 ड्रेस बेचा गया, ऐसे करके आपको डाटा दी गई है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले डिसेजनलाइज करना है। तो डिसेजनलाइज करने के लिए कैसे करते हैं डिसेजनलाइज? तो आइए हम लोग ज़रा सीखते हैं डिसेजनलाइज करने का तरीका, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स
इसे हम लोग डिसिजलाइज करते हैं, स्टेप बाई इसे डिसिजलाइज करते हैं दोस्तों। तो अभी हम लोगों ने स्टेप देखा है ना, चलिए उसी स्टेप को दोबारा फॉलो करते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। तो पहले क्या करना है, हम लोग ईयर यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ईयर, ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम लोग ईयर। तो पहला साल का लिखते हैं। तो पहला साल में हमारे पास 4 क्वार्टर है, तो ये क्वार्टर नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो क्वार्टर नंबर 1 में कितना डाटा था याद कीजिए, देखिए क्वार्टर 1 में कितने हैं, तो है क्वार्टर 1 में यदि पहला साल का बात करें तो 16, 21, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 18, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। फिर दूसरे साल में आ जाइए, 4 क्वार्टर है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। डाटा क्या क्या है देखिए, 15, 20, 10, 18। तो 15 बुक में ये स्टेप करके नहीं दिया हुआ है। अब इसी को हम लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कंसेप्ट क्लियर रह जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय में बता रहा हूँ, बुक में ये चीज़ करके नहीं दिया, डायरेक्टली आंसर लिख दिया है कि मॉडिफाइड मीन हमारा इतना है। अब मॉडिफाइड मीन कैसे आया उतना, हम लोग देखते हैं, स्टेप को फॉलो करते हैं। तो 17, 24, क्योंकि प्रैक्टिस क्या रहेगा, तो एग्जाम में यदि आ भी जाए तो आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते हैं इसे, ठीक है। प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चौथा स्टेप, चौथा ईयर में आ जाइए, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर में है 17, 25, 11 और ये 21। और दोस्तों पाँचवा ईयर में आ जाइए, तो पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और ये चौथा क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर में है कितना, 18, 26, 14 और ये 25। चलिए ये डाटा आपको दी गई है। तो पहले स्टेप क्या करते थे याद है, तो यहाँ पे 4 डाटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मूविंग एवरेज निकालेंगे। तो मूविंग एवरेज कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका 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 आप एवरेज निकालिए, ठीक है। आप एवरेज निकाल, पहले ऐड कर लीजिए, पहले ऐड करके एक लिखिए, मूविंग टोटल लिखिए, मूविंग टोटल के बाद एवरेज निकालेंगे। तो देखिए 64 आएगा, जो जोड़ के देखिए आप, 6, 1, 7, 7, 9, 16, 16, 8, 24, ठीक है। 24, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, अगले स्टेप में क्या कीजिए, 21, 9, 18, 15, इन चारों को जोड़िए। तो इन चारों को जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा 63। ये करते रहिए, 62 मिलेगा, उसके बाद 63 मिलेगा, फिर 63 मिलेगा, फिर 65 मिलेगा। उसके बाद अगले स्टेप में कीजिए, ये खुद से कीजिए दोस्तों, 70, 69, 72, 76, 76। फिर अगले स्टेप में मिलेगा 77, 75, 74, 75। अब जैसे इसका निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो ऊपर का क्या लीजिए, 2 ले लीजिए, 11, 21, 18, 26, चारों को जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा 76, 79, 14 के सामने मिल जाएगा 83। चलिए उसके बाद क्या करते हैं, 4 से भागा देते हैं, ये 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15.75, ये हो जाएगा 15.5, 15.75, 15.75, 16.25, 17.25, 18, 19, 19.25, 18.75, 18.50, 18.76, 19.75, ये हो जाएगा 20.75, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, एवरेज निकाल लिया। एवरेज निकालने के बाद क्या करते हैं याद है आपको, सेंटरिंग करते हैं, क्योंकि 4 डाटा दिए गए हैं। सेंटरिंग कैसे करते हैं, तो इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, इन दोनों का एवरेज मिलेगा 15.875। फिर इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो वो आपको मिल जाएगा 15.675, 625, ठीक है। फिर इन दोनों का एवरेज निकालेंगे 15.625। अब ऐसे एवरेज निकालना है, 15.75, फिर यहाँ 16, फिर यहाँ मिल जाएगा आपको 16.75, ठीक है। तो स्टेप फॉलो करना है, फिर हो जाएगा 16.75, 17.625, 18.5, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा हमारा 19.125, फिर ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 18.625, फिर ये हो जाएगा 18.843, फिर अगले स्टेप में हो जाएगा 19.375, और इन दोनों का लास्ट में निकालिएगा तो एवरेज मिल जाएगा आपको 20.15। चलिए उसके बाद दोस्तों क्या करना है हमें, एक्चुअल वैल्यू, हाँ एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय मूविंग एवरेज वैल्यू इंटू 100, ठीक है। तो हमें ऐसा ही मिल जाएगा, तो ऐसा ही निकालिए हर एक स्टेप का। तो दोस्तों पहले स्टेप का यदि आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 56.65, उसके बाद आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 115.2, उसके बाद मिल जाएगा 115.2, उसके बाद मिलेगा 126.98, उसके बाद मिलेगा दोस्तों 62.5, उसके बाद मिलेगा 107.4। ये सब डाटा बुक में नहीं दिया हुआ है, ये सब हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा है। 96.45, 129.72, 68.42, 115.03, फिर मिलेगा आपको 89.47, फिर मिलेगा 134.22, फिर मिलेगा 59.06, 111.25, 92.90,
और 128.39। तो ये हम लोगों ने सीजनल इंडेक्स निकाल लिया। ठीक है, तो सीजनल इंडेक्स निकालने के बाद क्या करते हैं, एक अलग से टेबल बनाएंगे, याद है आपको, एक अलग से टेबल बनाएंगे। तो उस टेबल को बनाते हैं दोस्तों, और उस टेबल में हम लोग क्या करेंगे, केवल सीजनल इंडेक्स को पुट करेंगे और फिर उसके मॉडिफाइड करेंगे। आइए हम लोग जरा करके देखते हैं। तो दोस्तों याद है, पहले यहाँ पे लिखेंगे क्वार्टर, उस केस में कैसे लिखते हैं क्वार्टर, याद है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे Q1, यहाँ पे ईयर लिखते हैं। ठीक है, तो ईयर यदि लिखें हम लोग, तो ये पहला साल है, दूसरा साल है, तीसरा साल है, चौथा साल है, पाँचवा साल है। ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। तो पहला साल Q1 में कुछ नहीं, 2 में कुछ नहीं, Q3 में है 56.69, फिर है 115.2, फिर अगले क्वार्टर में देख लें तो 115.2, 126.98, ठीक है, फिर है 82.5, फिर 107.46, फिर अगले क्वार्टर में 96.45, 129.72, 68.42, 115.03, फिर है 89.47, 139.22, 59.06, 111.25। पाँचवा क्वार्टर में पहला दो एलिमेंट में है 92.90 और 128.39, और लास्ट में कुछ नहीं है। तो ये हम लोगों ने एक नया टेबल बना लिया। स्टेप वही है जो हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था। अब दोस्तों इसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि जो ये आपको जो इसमें मैंने बताया था ना कि जो एक्सट्रीम साइक्लिकल और इरेगुलर कंपोनेंट्स है उसे एलिमिनेट करना है। कैसे, तो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू को हटा के। तो देखिए इस पार्टिकुलर क्वार्टर में हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, ये है। लोएस्ट वैल्यू कौन सा है, ये। दोनों को छोड़ दीजिए, बाकी दोनों का मीन ले लीजिए। तो बाकी दोनों का मीन लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 94.67। सिमिलरली इसमें देखिए हाईएस्ट वैल्यू है ये, लोएस्ट वैल्यू है ये, बाकी दोनों का मीन लीजिए तो मिल जाएगा 129.05। सिमिलरली कीजिए इसमें तो 60.89, इसमें कीजिए तो मिल जाएगा 113.15। अब दोस्तों ये हर एक क्वार्टर का आपको मॉडिफाइड मीन मिल गया। क्या मिल गया आपको, मॉडिफाइड मीन मिल गया। ठीक है, अब सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़िए तो कितना मिलेगा आपको, तो सबको जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा 397.7। जोड़ के देखिए ना, ये आपको 397 मिल जाएगा। और होना कितना चाहिए था, 400। तो आप क्या कीजिएगा, 400 को ऊपर लिख दीजिए, और इसे हम लोग कहते हैं एडजस्टेड मीन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, एडजस्टेड मीन, एडजस्टेड वैल्यू, याद है ना, एडजस्टमेंट कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था एडजस्टिंग कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इसे हम लोग, एडजस्टिंग कांस्टेंट। ठीक है, देखिए स्टेप समझिए, एडजस्टिंग कांस्टेंट, ऊपर में लिख दीजिए 400, नीचे में लिख दीजिए 397.7 इंटू 100, तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा 1.0057। अब जो भी वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.0057, तो ये हमारा एडजस्टेड सीजनल इंडेक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, परफेक्ट सीजनल इंडेक्स हमें मिल जाएगा, एरर को रिमूव किया हुआ। तो Q1 में मिल जाएगा 30, क्वार्टर में कितना मिल जाएगा आपको 95.2, Q2 में मिल जाएगा 129.9, Q3 में मिल जाएगा और Q4 में मिल जाएगा 113.9। सबको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप। ठीक है, तो हर एक क्वार्टर का आपको क्या मिल गया, मॉडिफाइड मीन मिल गया। देखिए ये बुक में आपको दिया हुआ है, बुक में जो वैल्यू दिया गया है ना, अब मैं उसे लिखता हूँ दोस्तों। मैं याद है समझ में कैसे कैसे आया मॉडिफाइड मीन वैल्यू। ठीक है, तो हमारा जो मॉडिफाइड मीन आया आफ्टर एडजस्टिंग कांस्टेंट, वो कितना मिला वो मैं बताता हूँ दोस्तों। Q1 का मिला हमें 94.45। ठीक है, Q2 का मिला हमें 129.05, Q3 का मिला हमें 60, सॉरी हाँ, ये एडजस्टिंग फैक्टर के बाद मैं बता रहा हूँ। एडजस्टिंग फैक्टर के बाद क्या मिला आपको, तो एडजस्टिंग फैक्टर के बाद आपको मिला Q1 का 95.1, Q2 का मिला 129.9, Q3 का मिला 61.2 और Q4 का मिला 113.9। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं सीजनल इंडेक्स। इसे क्या कहते हैं हम लोग, सीजनल इंडेक्स। ठीक है, दिस वी कॉल इट सीजनल इंडेक्स। इसको कैसे निकाला हम लोगों ने, तो हम लोगों ने इसको निकाला मॉडिफाइड मीन इनटू एडजस्टिंग कांस्टेंट। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करके। अब दोस्तों हमें डिसे क्या करना है, डिसेजलाइज करना है। डिसेजलाइज कैसे करते हैं दोस्तों, डिसेजलाइज करने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, उसको हम लोग सीजनल इंडेक्स से डिवाइड करते हैं और बाय 100 करते हैं, ये करते हैं दोस्तों। तो आइए जरा करके देखते हैं। तो आपको क्या है, आपको पहला चार्ट याद है ना, जो आप बुक खोलिए, बुक में देखिए पेज नंबर 186 में। ठीक है, तो हर एक क्वार्टर के वैल्यू का आपको डिसेजलाइज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। Q1 का पहला ईयर का देखिए, एक्चुअल वैल्यू कितना है 16,
कितना है दोस्तों 16, और सीनियर इंडेक्स कितना है 95.1 और डिवाइडेड बाई 100। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे ना आप, ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा 16.8। क्या मिल जाएगा 16.8। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो डिसेजलाइज करने का मतलब यही होता है। ठीक है, तो आपको एक टेबल बुक में दिया हुआ है, इसमें हर एक ईयर का डिसेजलाइज दिया हुआ है, तो आपको देख सकते हैं जैसे 16.8 दिया हुआ है, फिर 16.2 दिया हुआ है, 14.7 दिया हुआ है, 15.8 दिया हुआ है। कैसे निकला? तो आप जो भी क्वार्टर का एक्चुअल वैल्यू उसको नोमीटर में लिख दीजिए, और जो ये जो डिसेजलाइज इंडेक्स है उसको डिनोमीटर में लिख के आप हर एक क्वार्टर का, हर एक ईयर के हर एक क्वार्टर का आप लोग डिसेजलाइज सेल निकाल सकते हैं। अब जो स्टेप है दोस्तों, उसमें हम लोग को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? ट्रेंड लाइन। क्या ड्रॉ करना है दोस्तों? इरेगुलर कर्सर का ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कोड करना पड़ेगा। टाइम सीरीज को क्या करना पड़ेगा? कोड करना पड़ेगा। तो टाइम सीरीज को कैसे कोड करेंगे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो दोस्तों देखिए टाइम सीरीज में यदि हम लोग बात करें, ठीक है, तो हमारे पास कितने वैल्यूज़ हैं? तो हमारे पास देखिए 5 साल हैं, 5 ईयर हैं, और 5 ईयर में हर एक ईयर में 4 क्वार्टर्स हैं, तो कुल मिलाकर 20 एलिमेंट्स है। 20 हमारे पास टाइम इंटरवल है ना, 20 टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये जो 20 है वो एवन नंबर है, और जब एवन नंबर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब कोडिंग करते हैं तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, याद होगा आपको। ठीक है दोस्तों, आप यदि हाँ, तो इसको एक मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लिखिए टाइम, यहाँ पे लिखिए टाइम, और यहाँ पे लिखिए वैल्यू। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, पहला साल का फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है, तो उसको कैसे लिखिएगा? उसको लिख दीजिए आप ऐसे, उसको आप ऐसे लिखिएगा, फर्स्ट ईयर 1/4। ठीक है, तो ये पहला साल का फर्स्ट क्वार्टर है, वैल्यू कितना है? 16.8 है। ठीक है, 16.8 है। या ऐसे आप लोग 0.4 भी लिख सकते हैं, 0.25। ठीक है, पहला क्वार्टर 1/4, उसके बाद 0.5। ठीक है, 0.5 के लिए कितना वैल्यू है? 16.2। फिर 0.75। ठीक है, थर्ड क्वार्टर 14.7, फिर 1। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर तो हो जाएगा 15.8। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर शुरू होगा, फिर थर्ड ईयर शुरू होगा, फिर फोर्थ ईयर शुरू होगा। तो दोस्तों मीन जो निकलेगा, ठीक है, तो यदि आप पहला साल का Q1, तो मीन जो मिलेगा आपको, ठीक है, तो जो आपके पास Q1 का वैल्यू मिलेगा दोस्तों, वो मिलेगा आपको कितना? -9.5, फिर -8.5। ये कैसे मिल रहा है? तो दोस्तों देखिए ये कैसे मिलता है आपको, -9.5 -8.5, ये कैसे मिलेगा बताइए? तो फ्रेंड्स देखिए, आपको मीन जो है इस केस में मीन कितना मिलेगा? मीन मिलेगा आपको 0। ठीक है, तो सब लोग सेपरेट करेंगे तो ये सब वैल्यू मिलेगा, और 2 से यदि गुना करेंगे इसको तो ये मिल जाएगा -19 -17 -15 +17 +19। ठीक है, तो यदि सम y का मीन निकालिएगा, ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाई n निकालिएगा, ये सभी को जोड़िएगा तो मिल जाएगा 360.9 डिवाइडेड बाई 20। तो ये y मिल जाएगा आपको 80। ठीक है, y कितना मिल जाएगा? 18। और समेशन ऑफ x कितना मिलेगा? समेशन ऑफ x 0 मिल जाएगा, आपस में जो x का वैल्यू है वो 0 आ जाएगा। समेशन ऑफ xy मिलेगा आपको 420.3। समेशन ऑफ x स्क्वायर मिलेगा आपको 2660। और b होता है समेशन ऑफ xy, समेशन ऑफ xy अपॉन समेशन ऑफ x स्क्वायर, तो मिल जाएगा आपको 0.16। तो आपको a मिल गया, a कितना मिला? 18, और b कितना मिला? b मिला आपको 0.16। तो जो हमारा लाइन का इक्वेशन है वो हो जाएगा लाइन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो a कितना है हमारा? 18 प्लस 0.16x है। तो ये हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू यहाँ से हम लोग y का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सीजनल और ट्रेंड कंपोनेंट को हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया। अब एक नया टेबल है, इसमें डिसेंट्रलाइज सेल और परसेंटेज ऑफ ट्रेंड का वैल्यू निकाला गया है। ठीक है, तो उसमें साइक्लिकल वेरिएशन निकाल सकते हैं ट्रेंड लाइन में, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? रेसिडुअल मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी मेथड्स हैं जो कि हम लोग इरेगुलर वेरिएशन को निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब दोस्तों हम लोग आते हैं एमसीक्यूज़ वाले पोर्शन पे। आइए जरा एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं, इस टॉपिक से क्या क्या एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हम लोग एमसीक्यूज़ को कवर करते हैं दोस्तों, जल्दी हो सकता है तो इसे जल्दी कवर करने का प्रयास करेंगे।
पहला क्वेश्चन है टाइम सीरीज डाटा में एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर। तो टाइम सीरीज जो है कैसा बिहेवियर एग्जिबिट करता है? ट्रेंड, रैंडम वेरिएशन, सीजनैलिटी और साइकिल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ट्रेंड। टाइम सीरीज क्या बिहेव करता है? ट्रेंड बिहेव करता है। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज का कंपोनेंट कौन कौन सा है? तो बताइए टाइम सीरीज का कंपोनेंट कौन कौन सा है दोस्तों? तो एक तो हमारा है सेकुलर, दूसरा है सीजनल, तीसरा क्या है? साइक्लिकल। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों हमारे टाइम सीरीज के क्या है? कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे वो सीजनल हो, चाहे वो साइक्लिकल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ टाइम सीरीज डाटा इज कलेक्टेड एंड रिकॉर्डेड एट। टाइम डाटा को कब कलेक्ट करते हैं? तो डाटा को ईयरली, मंथली, रेगुलर या रैंडम। तो रेगुलर होता है। ठीक है, टाइम सीरीज में क्या होता है? एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, तो इसलिए रेगुलर वर्ड है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर वेरिएशन दैट इज मेड इन टाइम सीरीज टेबल। तो देखिए ट्रेंड, साइक्लिकल, इरेगुलर होता है, ट्रेंड होता है, प्रेडिक्टेबल ये नहीं होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सीजनल कंपोनेंट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड और रेगुलर रिपीटेड पैटर्न और लॉन्ग रन ऑफ ऑब्जर्वेशन। बताइए तो सीजनल कंपोनेंट होता है वो लॉन्ग रन नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, और वो हमेशा क्या होता है? रेगुलर रिपीटेड पैटर्न होता है। याद होगा आपको सीजनल पैटर्न जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो कैसे कुछ इस प्रकार का पैटर्न आता है, याद कीजिए आप। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ट्रेंड लाइन है, तो ऐसा सीजनल पैटर्न ऐसे करके ये कुछ इस प्रकार का आएगा। सीजन में बढ़ेगा फिर घटेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा सीजनल पैटर्न है, तो ये हमेशा रेगुलर होगा और रिपीटेड लाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर नॉर्मली गेट मोर केसेज इन फ्लू इन द विंटर सीजन। तो ये कैसा एग्जाम्पल है? तो ये जो एग्जाम्पल है वो हमारा है सीजनल इंडेक्स का, सीजनल वेरिएशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल मूवमेंट परसिस्ट ओवर लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड। तो लॉन्ग पीरियड के लिए हमेशा जब भी रहेगा तो हमेशा सेकुलर ट्रेंड होता है। ठीक है, आगे विच वेरिएशन डज मूविंग एवरेज मेथड एलिमिनेट। तो मूविंग एवरेज मेथड किस वेरिएशन को एलिमिनेट करता है? बताइए। तो सीजनल वेरिएशन को एलिमिनेट करता है। ठीक है, डिप्रेशन इज बिजनेस इज। अभी हम लोगों ने मूविंग एवरेज देखा था ना, याद होगा। डिप्रेशन जो होता है दोस्तों बिजनेस में वो कैसा होता है? तो साइक्लिकल वेरिएशन होता है। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो हमारा बिजनेस साइकिल होता है वो साइक्लिकल वेरिएशन का एक टाइप है। ठीक है, आगे देखते हैं द जनरल पैटर्न ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन इकोनॉमिक सोशल फिनोमेना इज शोन बाय। तो देखिए इसमें ये होता है हमारा सेकुलर ट्रेंड। क्या होगा इसका? सेकुलर ट्रेंड। सॉरी इसका होगा हमारा साइक्लिकल वेरिएशन। देखिए इकोनॉमिक्स में जो डिक्रीज और इंक्रीज होता है उसके लिए कौन सा मेथड है? हमारा साइक्लिकल वेरिएशन है एप्लीकेबल। ठीक है, आगे देखते हैं रिमूविंग द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्चुअल टू मूविंग एवरेज वैल्यू एंड कंप्यूटिंग सीजनल इंडेक्स फॉर दैट। अब देखिए अब हम लोगों ने देखा है कि जब हम लोग सीजनल इंडेक्स को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम लोग हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू को रिमूव करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि जो हमारे पास एक्सट्रीम साइक्लिकल वेरिएशन है, जो सेकुलर ट्रेंड है, जो सीजनल वेरिएशन है, उन सभी को रिमूव कर सकें। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सॉरी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एक्सट्रीम साइक्लिकल वेरिएशन को रिमूव करना है, सेकुलर ट्रेंड को नहीं, सेकुलर वेरिएशन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि जो एक्सट्रीम साइक्लिकल वेरिएशन है उसे रिमूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइज इन प्राइस बिफोर ईद से पहले प्राइस का बढ़ना। तो ये कैसा ट्रेंड है? तो ये हमारा सीजनल ट्रेंड है। ठीक है, नेक्स्ट है द रिपीटेटिव मूवमेंट अराउंड ट्रेंड लाइन इन 4 मंथ पीरियड इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय। तो 4 मंथ पीरियड में जो ट्रेंड लाइन का मूवमेंट है उसको कैसे बेस्ड है? तो सीजनल से करते हैं, सीजनल वेरिएशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री increases steadily over a period of 7 years. However, the increase in various year are not equal. The increase in the second and third year are less than the fourth year. तो ये कैसा होगा? तो ये सेकुलर ट्रेंड होगा। नेक्स्ट है एक टूरिस्ट रिजॉर्ट जो कि हिली स्टेशन एरिया में लोकेटेड है, तो रूम ऑक्यूपेंसी है वो बढ़ता है मार्च से जून में, फिर अक्टूबर तक घट जाता है और फिर बढ़ता है फरवरी तक। तो ये कैसा ट्रेंड? तो ये सीजनल ट्रेंड है। ठीक है, उसके बाद प्रॉस्पेरिटी, रेसेशन एंड डिप्रेशन इन अ बिजनेस साइकिल। तो ये फिर से वही बात है कि जो बिजनेस साइकिल होता है हमेशा साइक्लिकल ट्रेंड का एग्जांपल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट टू स्टडी द सेकुलर ट्रेंड। आखिर सेकुलर ट्रेंड हम लोग क्यों स्टडी करें? पहला हिस्टोरिकल पैटर्न कैन बी डिस्क्राइब, बिल्कुल सही। फ्यूचर चेंजेस कैन बी प्रेडिक्टेड, बिल्कुल सही। ट्रेंड कंपोनेंट एंड सीजनल कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड, बिल्कुल सही। लेकिन एक्चुअली एक्यूरेट प्रेडिक्शन हम लोग नहीं कर सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा 1 2 3 ऑल, 1 2 3 ओनली। ठीक है, आगे साइक्लिकल वेरिएशन एज अ कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज काइंड्स टू oscillate above and below the secular trend line for how much period। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो साइक्लिकल वेरिएशन होता है वो क्या होता है? लॉन्गर देन 1 ईयर का होता है। ठीक है, सेकुलर ट्रेंड से एक से ज़्यादा साल के लिए होता है, और जो सीजनल वेरिएशन होता है वो 1 साल से कम का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है नंबर ऑफ शिप्स के बारे में कि 2015 में कितना शिप हार्बर पे लोड किया गया था? 98। 16 में 104, 17 में तो देखिए बढ़ रहा है। 98 से 114, 104 के बाद 115, 118, 131 पैसे करके बढ़ते जा रहा है ये। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं कि कैसा वेरिएशन है दोस्तों? ये वेरिएशन जो है हमेशा सेकुलर ट्रेंड होता है। जब ये बढ़ता है तो क्या होता है दोस्तों? हमारा सेकुलर ट्रेंड होता है।
ठीक है। अब देखिए पाराबोलिक कर्व का इक्वेशन क्या होता है, पाराबोलिक कर्व का इक्वेशन होता है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम सीरीज में क्या कह रहा है कि रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड द डिग्री ऑफ वेरिएशन इज मेजर्ड बाय। तो डिग्री ऑफ वेरिएशन को हम लोग कैसे मेजर करते हैं मूविंग टू एवरेज मेथड में दोस्तों, डिग्री ऑफ वेरिएशन को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग मेजर करते हैं वेरिएशन अवे फ्रॉम द बेस, वेरिएशन अवे फ्रॉम द बेस। ठीक है, टू मेजर द सीजनल वेरिएशन अंडर टाइम सीरीज डैश इज आर रिक्वायर्ड। तो सीजनल वेरिएशन को मेजर करने के लिए किस मेथड की रिक्वायरमेंट होती है, रेसिडुअल, सीजनल, इरेगुलर या एनी ऑफ द अबव। तो दोस्तों सीजनल वेरिएशन के रिक्वायरमेंट के लिए हमें सीजनल इंडेक्सेस की यूज होती है, एसआई का यूज होता है दोस्तों। ठीक है, अंडर सीजनल वेरिएशन द टाइम सीरीज डिसनलाइज कैसे करते हैं, तो एक्चुअल वैल्यू को हम लोग सीजनल इंडेक्स से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, डिवाइड करते हैं दोस्तों, सब्ट्रैक्ट ऐड नहीं करते हैं। अब देखिए टाइम सीरीज फोरकास्टिंग में सीजनल इंडेक्स दिया हुआ है पहला 2-3 क्वार्टर का इतना 0.80, 0.90, 0.195। तो आप क्या कर सकते हैं फोर्थ क्वार्टर के बारे में, देखिए जो हमारे पास सीजनल इंडेक्स का वैल्यू होगा ना वो सम जो होता है 1 के बराबर होता है, ये आपको पता है। तो आपको देखिए 0.80, 0.90, 0.95 सबको जोड़ दीजिए तो कितना मिलेगा आपको बताइए, 5987 98987 वो 4 के बराबर होगा दोस्तों, 4 के बराबर, नॉट 1 के बराबर, किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। तो 8 9 17, 17 9 26, 26, तो 2.65 है। तो 4 में से 2.65 माइनस कर दीजिए तो आपको कितना मिलेगा, 1.35 मिलेगा ना। तो ये देखिए 1.35 जो है चौथा क्वार्टर का सीजनल इंडेक्स होगा। तो यदि 3 क्वार्टर का सीजनल इंडेक्स पता है तो आप चौथा क्वार्टर का निकाल सकते हैं दोस्तों। ये हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, आगे सीजनल वेरिएशन जो होता है वो क्या होता है, रेपिटेटिव, प्रेडिक्टेबल। तो दोस्तों सीजनल वेरिएशन रेपिटेटिव होता है, ठीक है, प्रेडिक्टेबल भी होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब देखिए ये हमारे पास मैकमिलन बुक का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ का है, मैकमिलन बुक का। तो मैकमिलन बुक का क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों। देखिए इसको मैं समझाता हूँ, आपसे क्या कहा गया है कि हर एक साल का सीजनल इंडेक्स निकालो। ठीक है, देखिए ये डाटा दिया हुआ है 98, 99, 2000, 2001, स्प्रिंग का दिया हुआ है, समर का दिया हुआ है, फॉल विंटर। देखिए क्वार्टर का पूछता तो अलग तरीके से निकलता, लेकिन यहाँ ईयर का पूछा है, ईयर का पूछा है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो डाटा दी गई है 87, 106, 86, 125, तो इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो जोड़िएगा तो 404, 405, 404, 404 मिलेगा। फिर अगले स्टेप में क्या करेगा, एवरेज निकाल लीजिए, एवरेज निकाल लीजिए, इसका एवरेज निकलेगा ऐसे। ठीक है, और एवरेज निकालने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, ये एवरेज जो है निकला है, ठीक है, उसको डिवाइड कर लेते हैं किससे, सम से। ठीक है, देखिए ए बाई डबल ए एक्चुअल वैल्यू जो है, ठीक है, तो उसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तो हमें सीजनल इंडेक्स मिल जाएगा हर एक ईयर का। तो वो कितना मिलेगा, 99.94, 10 ये सब मिल गया आपको। ठीक है, तो यही है हमारा सीजनल इंडेक्स, ये सब ये तो जो वैल्यू है ये सब क्या है, सीजनल इंडेक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि वाई सी ए इक्वल टू बी एक्स है, तो बी पॉजिटिव है, इसका मतलब कैसा ट्रेंड है, तो बी यदि पॉजिटिव है दोस्तों तो ये हमारा राइजिंग ट्रेंड होता है। कैसा ट्रेंड होता है ये हमारा, दिस इज राइजिंग ट्रेंड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। 28 में इरेगुलर वेरिएबल नॉट रिपीट विद डेफिनेट, तो ये होगा ऑल द पैटर्न आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, ये भी हमारे बुक से लिया गया क्वेश्चन है। टाइम से डाटा 9 साल के लिए दिया हुआ है, सेल ऑफ टेबल बाय फर्नीचर मार्ट। तो वो देखिए 175, 1993 में 175 सेल हुआ, फिर 1993, 94 में 90, 2001 में 2005। तो आपको लीनियर इक्वेशन डिस्क्राइब करना है जो कि स्टैंडर्ड ऑफ सेल को डिस्क्राइब करे, और फोरकास्ट बताना है 2003 का फोरकास्ट कितना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों जो केस स्टडी पूछा जाएगा वो भी आपको इसी कंसेप्ट में पूछा जाएगा, तो कंसेप्ट क्लियर है तो केस स्टडी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। सेकुलर ट्रेंड का क्वेश्चन है, सेकुलर ट्रेंड का क्वेश्चन को ऐसे मेथड को अप्लाई करते हैं बताइए। सेकुलर ट्रेंड के लिए हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज़ करेंगे। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज़ करने के लिए क्या कीजिए, टेबल बनाइए। देखिए आपके सामने मैंने टेबल बनाया है, पहला कॉलम लिया है हमने ईयर। ठीक है, आप एक बार खुद से एक बार ट्राई कीजिए, फिर से मेरा आंसर देखिए तभी आप समझ पाएंगे, यदि खाली आंसर देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। देखिए ईयर लिया है, उसके बाद हम लोगों ने एक कॉलम मीन का लिया है, फिर एक कॉलम लिया एक्स इक्वल टू ईयर माइनस मीन ईयर। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो ईयर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑड है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑड है तो बीच वाला आपका 97 वाला हो जाएगा मीन। ठीक है, ये मीन हो गया।
आप सबको गिरा दीजिए मीन से, तो आपको एक अलग कॉलम मिल जाएगा। ये करना आसान है, ठीक है। मैंने बताया था कि मीन निकाल के जल्दी बन जाता है प्रॉब्लम, और डाटा भी छोटा छोटा आता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सेल दिया हुआ है आपको हर एक साल का, ये जल्दी लिख लीजिए। अब एक कॉलम बनाइए एक्स वाई का, एक कॉलम बनाइए एक्स स्क्वायर का। अब आपको क्या निकालना है, ट्रेंड लाइन बनाना है, ठीक है। सबको जोड़ जाड़ के रख लीजिए, समेसन निकाल लीजिए, यहाँ भी समेसन, यहाँ भी समेसन, ठीक है, यहाँ भी समेसन, तो जीरो आएगा ही आएगा। तो दोस्तों आपके पास इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। देखिए इसको मैंने नीचे बताता हूँ आपको, देखिए वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये इक्वेशन है ना, ठीक है। तो दोस्तों और एक तो ये इक्वेशन है, तो यहाँ से बी का फॉर्मूला क्या होता है, समेसन एक्स वाई माइनस एन टाइम एक्स वाई अपन समेसन, ये सब जीरो हो गया, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा समेसन एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स एक्स वाई कितना निकला 119, समेसन एक्स वाई कितना निकला है 60, तो 1.98। अब 1.98 मिल गया, ये निकालने के लिए इस फॉर्मूले पुट करिए वाई बार माइनस बी टाइम एक्स बार, ये जीरो हो गया, ठीक है। तो ये वाई बार हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, वाई बार कितना है 189.1। देखिए वाई बार निकालना है हम लोगों ने ऊपर, वाई बार यानी कि आपका सेल का मीन, मीन निकालिएगा तो कितना मिलेगा आपको 199 समथिंग, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 189.1, ठीक है दोस्तों। तो आपने ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, तो आपको ट्रेंड वैल्यू मिल गया। आपको 2003 की 2013 कब का 2003 का पूछा है ना, 2003 के लिए पहले मीन निकाल लीजिए, 2003 में से 97 निकाले तो 6 आ जाएगा, 6 पुट कर दिए, आंसर मिल जाएगा 201.1। देखिए कितना आसान है, आप स्टेप समझते हैं तो आप तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। इसी मेथड को हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं। तो एक हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड देखा, एक हमने मूविंग एवरेज मेथड देखा, फिर हम लोगों ने एक रेगुलर सेकुलर उसके लिए देखा था, साइक्लिकल के लिए क्या देखा था, याद कीजिए रेसिडुअल मेथड देखा था। ये 3 मेथड हम लोगों ने देखा है, डिसोसिएशन भी समझा है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 30 है, हमारे बुक का दिया गया है। एक गैस कंपनी है, उसने कुकिंग गैस सप्लाई किया है सिटी में। इसने 18, 20, 21, 25 और 26 लाख क्यूबिक फीट गैस सप्लाई किया 1996 से 2000 में। 96 में इतना था, 2000 में इतना था, ठीक है। आपको लीनियर इक्वेशन बताना है, फिर परसेंटेज ऑफ ट्रेंड बताना है, रिलेटिव साइकिल रेशियो बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे साइक्लिकल ट्रेंड है, ठीक है, साइक्लिकल ट्रेंड है, तो ये सेकुलर ट्रेंड नहीं है हमारा, क्योंकि आपको यहाँ पे ये टर्म से पता चल जाएगा, रिलेटिव साइकिल रेसिडुअल टर्म से पता चल रहा है। तो दोस्तों साइक्लिकल ट्रेंड है तो कोई मतलब नहीं है, बात तो वही है। पहले हम लीनियर लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लीनियर ट्रेंड को ड्रॉ करेंगे, तो फिर से वही टेबल बनाइए आप। सबसे पहला काम तो आप बताएंगे ना कि हमारा ट्रेंड लाइन क्या है, टेबल बनाइए। तो कितना साल है, 1 2 3 4 5, फिर से ऑड है, तो मीन आपका 98 हो जाएगा। तो एक एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, ये सब आपका वाई का वैल्यू सेल है आपका, एक्स वाई एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्या कीजिएगा, ये एक ट्रेंड लाइन का आपका इक्वेशन है। बी निकालने के लिए आपका समेसन एक्स वाई अपन समेसन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समेसन एक्स वाई कितना निकला है बताइए, तो समेसन एक्स वाई जो मिला है वो मिला है 21, और समेसन एक्स वाई कितना मिला है 10, तो बी कितना मिलेगा 2.1। ये निकालने के लिए वाई बार कितना है आपका, 110 को आप डिवाइड कर दीजिए 5 से, 110 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा बताइए, तो 22 हो जाएगा। तो वही हमारा 22 हो जाएगा, एक्स तो जीरो है, ए हमारा 22 मिला और बी हमारा मिला 2.1। तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 22 प्लस 2.1x। ये देखिए ये जो वैल्यू मिला है ये हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू है, ये क्या है हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू। तो ये अब जो हम लोग एक्सपेक्टेड y लिखे हैं यहाँ पे, ये जो 21.62 लिखे, ये कैसे लिखे, देखिए x कितना है -2 है ना, तो इसे पुट कीजिए 22 प्लस 2.1 टाइम्स -2, ठीक है। पहले केस में जो y का वैल्यू मिला, x का वैल्यू निकला है वो मिला है हमारे -2। एक मिनट रुकिए जरा, y का मीन निकालिए, तो 110 को यदि आप 5 से भागा देते हैं तो 22 होगा, बिल्कुल सही, तो ये तो 22 हो गया। b निकालने के लिए समेसन एक्स वाई 2.1, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, y इजकल टू ए प्लस बी एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो b का वैल्यू हमें मिल रहा है समेसन एक्स वाई अपॉन ये 21 पॉइंट, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलेगा पहले केस में वो मिलेगा 21.62। उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए मिलेगा 21.81, फिर 22.0 किस लिए मिलेगा कि एक्स का वैल्यू 0 है। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए आपको मिल जाएगा, जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा कितना, अब देखिए 22.22 प्लस 2.1, ठीक है। तो इसके लिए एक्स का वैल्यू है आपका 1, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू यदि 1 लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 22.19, ठीक है।
ये 0.19 आएगा। उसके बाद अगले में आएगा ये। तो दोस्तों ये हमारा एक्सपेक्टेड वाई है। परसेंटेज निकालने के लिए एक्चुअल वाई डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड वाई। तो एक्चुअल वाई कितना है, एक्चुअल वाई है 18 डिवाइडेड बाई 21.262, तो आपको मिल जाएगा 83.26। फिर 20 डिवाइडेड बाई 21.81 90.0। तो हर एक वाई को उसके वाई बार से डिवाइड करिए, वाई बार होता है दोस्तों, ठीक है। डिवाइड करिए तो परसेंटेज मिल जाएगा। और रिलेटिव साइक्लोइड के लिए वाई माइनस वाई बार अपॉन वाई बार। जैसे इस केस में देखिए वाई कितना है हमारा 18, वाई बार कितना है हमारा 21.62 अपॉन 21.62 इंटू 100। तो ये आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा वैल्यूज़। तो ये इस तरह से हम लोग रिलेटिव साइकिल रिजल्ट को निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारा डाटा दिया गया है, सोलर होम बिल्ड किया गया है रीजन में, लास्ट 7 में वो दिया हुआ है। तो देखिए ये जो डाटा है, तो आपको लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करना है और सेकेंड डिग्री इक्वेशन को प्लॉट करना है, ठीक है। यहाँ देखिए ये आपके पास सेकंड डिग्री इक्वेशन है। तो देखिए साल को काउंट कीजिए, तो साल जो है हमारे पास वो ऑड है कि इवन है, देखिए ये ऑड है, तो मीन आसानी से निकल जाएगा। तो एक कॉलम यहाँ बढ़ जाएगा, एक्स वाई एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, उसमें आप एक्स टू द पावर 4 भी लीजिए और एक्स एक्स स्क्वायर वाई भी लीजिए। ये दो कॉलम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो कॉलम आप ऐड कर लीजिए। और दोस्तों उसके बाद सबका मीन ये समेशन निकाल लीजिए, ठीक है। तो आपको पता है कि जब हमारे पास पैराबोलिक कर्व होता है, तो उस केस में हमारा इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। यही इक्वेशन होता है ना, वाई इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वेशन होता है। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, उस केस में पहला जो इक्वेशन हमारे पास आता है वो समेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू ए एन प्लस सी टाइम्स एक्स स्क्वायर आता है। इसको यूज़ कीजिए, एक पहला इक्वेशन बनाइए। तो दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए क्या कीजिएगा, दूसरा इक्वेशन में एक्स बार तो हमारा जीरो ही रहेगा, समेशन एक्स बार समेशन एक्स स्क्वायर होगा, तो बी वहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। और तीसरा इक्वेशन मिलेगा समेशन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ए टाइम समेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी टाइम समेशन एक्स स्क्वायर, ये मिल जाएगा। तो दोस्तों आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ए और सी निकाल सकते हैं। ए और सी मिलेगा आपको इतना, पुट कर दीजिए इसमें ए बी सी, आपको इक्वेशन मिल जाएगा पैराबोलिक इक्वेशन, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डिपार्टमेंटल स्टोर स्पेंडिंग इन मार्केट से ड्यूरिंग द पास्ट 7 ईयर। आपको लीनियर इक्वेशन बताना है, परसेंटेज ट्रेंड बताना है, रिलेटिव साइकिल रिजल्ट बताना है। तो दोस्तों देखिए डाटा को देखिए, आइए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो फिर से वही काम करना है हमें, ईयर निकालिए। अब यहाँ पे फिर से देखिए मीन, यहाँ फिर से ऑड है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, तो मीन मिल गया, फिर एक्स निकल गया, वाई निकल गया, एक्स वाई निकल गया, एक्स वाई निकल गया, ए भी मिल जाएगा आपको, ए भी मिल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सपेक्टेड वाई निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ देखिए निकाला है मैंने, ए मिला है कितना 32.87, बी कितना मिला है 0.77, तो वाई प्लस वाई को ले प्लस बी एक्स इक्वेशन है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, एक्स का वैल्यू पुट करते जाइए तो एक्सपेक्टेड वाई मिलेगा। तो यहाँ उसके क्या कीजिए, परसेंट ऑफ ट्रेंड निकालने के लिए ये निकाल लीजिए और फिर फ्लक्चुएशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन, होपफुली आपने लेसन एंजॉय किया होगा। मैंने हर एक तरह के क्वेश्चन को आपको समझाया है जो कि इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। यदि आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं उसे एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि लेसन आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।